हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल। हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट कक्षा में हमने कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स की कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की यूनिट फोर्थ का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्यूशन देखा था। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास के लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे से जुड़ सके। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। निम्नतम, जिसको मिनिमम कहा जाता है, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 एंड माइनस ऑफ x2। प्रतिबंध आपको दिए हुए हैं जिनको कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है, कंस्ट्रेंट्स। और प्रतिबंध आपको दिए हुए हैं x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। और आपको ऋणोत्तर प्रतिबंध दिए हुए हैं, ऋणोत्तर प्रतिबंध, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जिनको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कितने, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ये आपके एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक करते हुए बुक आती है, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक करते हुए। इसका एक ही क्वेश्चन है। ये राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आने वाला एक टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं। तो हम यह देखते हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने से पहले इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट। इसको सबसे पहले कौन सी फॉर्म में बदलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं सबसे पहले दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसके उद्देश्य फलन को, इसको उद्देश्य फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन। और या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है, अगर ये मिनिमम में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम में। और मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैक्सिमम में। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए किस में कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम में। और जेड की जगह कितना हो जाता है, जेड डैश। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा किसमें कन्वर्ट हो चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम देखेंगे कि जो हमारे प्रतिबंध दिए हुए हैं उसको किसमें कन्वर्ट किया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो प्रतिबंधों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन असमीकाओं को किसमें बदलना होगा, समीकरण के रूप में बदलना होगा। किसमें बदलना होगा, समीकरण के रूप में। तो समीकरण के रूप में बदलने के लिए x1 प्लस x2 और इसमें जो जोड़ेंगे ना, वो जोड़ेंगे x3। क्या जोड़ने वाले हैं, x3। और x3 यहां पे रहेगा स्लैक वेरिएबल। क्या रहेगा, स्लैक वेरिएबल। तो अभी तक हम दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक स्लैक वेरिएबल और एक सरप्लस वेरिएबल। तो अभी तक जो भी हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो किसके हैं, स्लैक वेरिएबल्स के। जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें जो हम क्वेश्चन लेंगे या फिर जो एग्जाम्पल लेंगे वो किसका रहेगा, सरप्लस वेरिएबल का रहेगा। किसका रहेगा, सरप्लस वेरिएबल का। तो ये इक्वल कितना आ जाएगा, 2। अब अगले में हम लोगों को फिर से एक नया स्लैक वेरिएबल जोड़ना होगा, x1 माइनस x2। अब x3 स्लैक वेरिएबल का यूज पहले कर चुके हैं तो क्या जोड़ना होगा, x4। और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। एक बार हमें फिर से कौन सा स्लैक वेरिएबल जोड़ना होगा, तो x2 x3 जोड़ चुके, x4 जोड़ चुके, तो कितना आएगा x5 और बराबर में कितना आ जाएगा 1।
अब यहाँ पे x4 नहीं है और कितना नहीं है, x5 नहीं है, तो यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई करते हुए कितना लिख देंगे, x4, और जीरो से मल्टीप्लाई कितना लिख देंगे, x5। और जीरो से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन पे कोई भी क्या नहीं फर्क। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0x3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0x5। यहाँ पे x1 नहीं है तो कितना आ जाएगा, 0x1 प्लस 0x3 प्लस 0x4। इसके बाद में हमें देखना है जो ऋणोत्तर प्रतिबंध दिए हुए ना, x2 और कितने हैं, x1 और x2, अभी कितने वेरिएबल्स हो गए, 5। तो ऋणोत्तर प्रतिबंध कितने हो जाएंगे हमारे, जिनको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। और ऋणोत्तर प्रतिबंध हमारे हो जाएंगे x1, x2, x3, x4, x5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे क्या हो गए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अब उद्देश्य फलन के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल है, 2, तो इसको भी किसने में कन्वर्ट कर दो, 5 में। और 0 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखने पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं तो इक्वेशन के ऊपर कोई भी क्या नहीं पड़ता है, फर्क। तो दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बिल्कुल जीरो से इसको समझाया है। अगर कोई क्लास के अंदर पहली बार नया आया है तो फर्स्ट क्लास को जाके देख ले, उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की मैंने स्टेप बाय स्टेप आराम से बताया है, तो आप एक बार वहां पे देख ले, है ना। अब चलते हैं आगे। तो हमारी दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद में हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म वाली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। इस स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया जाता है कौन सी फॉर्म में, मैक्सिमम फॉर्म में। और मैक्सिमम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम ऑफ z डैश इज इक्वल टू ऑफ cx, ax इज इक्वल टू ऑफ bx, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर c इज इक्वल टू, ये जो कॉस्ट रहती है इनके जो मल्टीप्लिकेटर रहते हैं वो लिखे जाते हैं यहाँ पे। तो कितनी कॉस्ट है, 1 1 0 0 0। ये तो हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स है। x के अंदर आते हैं कितने वेरिएबल हैं, x1, x2, x3, x4 और x5। स्मॉल b को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स 2 1 एंड 1। तो कितने आएंगे, 2 1 1। ए मैट्रिक्स के अंदर, ए मैट्रिक्स के अंदर इनके जो आगे के मल्टीप्लिकेटर रहते हैं वो सभी आएंगे प्रतिबंधों के। तो कितने आएंगे, 1 1 1 0 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 0 1। ये हमारी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, मैट्रिक्स फॉर्म में। गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो जाती है हमारी, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम सबसे पहले सिंपलेक्स मेथड बोलता है कि गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बनाओ फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। तो अब हम बनाने जा रहे हैं फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। अब बनाने जा रहे हैं फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। प्रथम सिंपलेक्स सारणी। जितने वेरिएबल रहते हैं वहां तक वेरिएबल लिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको सिंपलेक्स सारणी बनानी है। जितने वेरिएबल, 5 वेरिएबल दिए हुए हैं तो 5 वेरिएबल लिखने हैं, x1 x2 x3 x4 एंड x5। यहां पे cb, यहां पे कैपिटल B, यहां पे xb, यहां पे डिसीजन वेरिएबल, और ऊपर लिखी जो रहती है वो कॉस्ट लिखी रहती है। जितने प्रतिबंध दिए हुए रहते हैं, जितने कंस्ट्रेंट्स दिए हुए रहते हैं, उतने आपको रो बनानी है।
तो 3 दिए हुए तो कितनी रो बनाओगे? 3, 1 2 और 3। इसके बाद आपको बनाना, नीचे लिखना होता है जेड जे माइनस सी जे। क्या लिखना होता है? जेड जे माइनस, यहां पे कितना आएगा? जेड जे माइनस सी जे। यहां पे आएगा जेड जे माइनस सी जे। यहां पे लिखना होता है मिनिमम रेशियो। क्या लिखना होता है? मिनिमम रेशियो। यहां पे लिखना होता है मिनिमम रेशियो। अब इस सिंप्लेक्स टेबल को फिल कैसे करते हैं? सबसे पहले सीजे के अंदर, कोस्ट के अंदर कोस्ट मैट्रिक्स भरी जाती है। क्या भरी जाती है? कोस्ट मैट्रिक्स। और कोस्ट मैट्रिक्स हमारी ये थी, कोस्ट मैट्रिक्स थी 1 1 0 0 0। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स थी? कोस्ट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहां पे फिल करेंगे कोस्ट मैट्रिक्स। यहां पे क्या फिल कर दी? कोस्ट मैट्रिक्स। कोस्ट मैट्रिक्स फिल करने के बाद हमारी डिसीजन वेरिएबल्स की जो मैट्रिक्स थी उसको ध्यान से देखो। डिसीजन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स थी 2 1 एंड 1, 2 1 एंड 1, 2 1 एंड 1। तो यहां पे फिल करो 2 1 1। डिसीजन मैट्रिक्स भी फिल कर दी। डिसीजन मैट्रिक्स फिल करने के बाद आप देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी? ए मैट्रिक्स थी 1 1 1 0 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 0 1। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स थी? ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स फिल करनी है यहां पे। इन सब में कौन सी मैट्रिक्स आएगी? ए मैट्रिक्स। तो फिल करते हैं 1 1 1 0 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 0 1। ये हमने कौन सी मैट्रिक्स फिल कर दी? ए मैट्रिक्स। इतना समझ में आता है? इतना फिल करने के बाद यहां पे वो एक्स लेने हैं, वो वेरिएबल एक्स लेने हैं जो यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं या फिर जो बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिक मैट्रिक्स। 3 की जो बेसिक मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स बनती है वो ये बनती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 की यूनिट मैट्रिक्स या फिर बेसिक मैट्रिक्स ये बनती है। इनमें से आप इनके ऊपर ऐसे लिखो x1 x2 x3 x4 और x5। इनमें ध्यान से देखो कि 1 0 0 कहां पे है? 1 0 0। तो 1 0 0 कौन बना रहा है? x3। 0 1 0 कौन बना रहा है? 0 1 0 कौन बना रहा है? x4। और 0 0 1 कौन बना रहा है? 0 0 1 कौन बना रहा है? x5। कौन बना रहा है? x5। तो यहां पे भरे जाएंगे x3 x4 और क्या भरे जाएंगे? x5। x3 x4 और क्या भरे जाएंगे? x5। यानी कि वो x वेरिएबल्स लेने हैं जो बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिक मैट्रिक्स। तो यहां पे बेसिक मैट्रिक्स का क्या काम में लिया गया है? b। क्या काम में लिया गया है? b। यहां पे इस b के अंदर इनके रेस्पेक्ट में भर दिया जाता है अल्फा 3, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा 4, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा 5। अब हमें यहां पे बेसिक वेरिएबल जो रहते हैं ना उनकी क्या भरनी है? कोस्ट। उनकी क्या भरनी है? कोस्ट। तो x3 की कोस्ट कितनी है? 0। x3 की कोस्ट कितनी? 0। x4 की कोस्ट कितनी? 0। और x5 की कोस्ट भी कितनी? 0। इस प्रकार से हमने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को यहां तक क्या कर लिया है? कंप्लीट। अब आगे देखते हैं जेड जे माइनस सीजे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जेड जे माइनस सीजे को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जेड जे माइनस सीजे को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जेड जे माइनस सीजे को कैलकुलेट करने का तरीका यह हुआ करता है, इस जीरो को मल्टीप्लाई करो 1 से। जीरो को मल्टीप्लाई करो 1 से। इस जीरो को मल्टीप्लाई करना है कितने से? इस 1 से। इस जीरो को मल्टीप्लाई करना है इससे। इस जीरो को मल्टीप्लाई करना है इससे और माइनस कर देनी है कोस्ट। माइनस कितनी कर देनी है? कोस्ट। तो ये कितना आएगा? 1 को 0 से करेंगे 0 0 0 -1। तो रिजल्ट कितना आएगा? -1। तो यहां पे हम कितना फिल करेंगे? -1। कितना फिल करेंगे? -1। अब यहां पे फिल करना है। यहां पे फिल करने के लिए क्या करोगे? इस जीरो को मल्टीप्लाई करोगे 1 से। इधर सॉरी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो जीरो को कितने से मल्टीप्लाई किया? 1 से। प्लस इस जीरो को मल्टीप्लाई करो -1 से। जीरो को मल्टीप्लाई करो कितने से? -1 से। प्लस इस जीरो को मल्टीप्लाई करो कितने से? 1 से।
जीरो को कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 से, और माइनस करोगे कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी, -1, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये कितना हो जाएगा, -1। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, -1। तो ये रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, -1। तो मैं आपको समझा चुका हूं, अब मैं ये डायरेक्ट फिल कर रहा हूं। इन सबको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, 0, और कॉस्ट भी 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। इन सबको फिर से 0 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0, और कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। इन सबको फिर से 0 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0, और कॉस्ट भी कितनी आएगी, 0। इस प्रकार से हमने जेड जे माइनस सीजे को क्या कर लिया, कैलकुलेट। इसके बाद हम यह देखना चाहते हैं क्या सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनेगी या फिर सेकंड सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनेगी। अब अगर सेकंड सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनती, यदि जेड जे माइनस सीजे सारे क्या आ जाते हैं, ग्रेटर देन 0, ऑल जेड जे माइनस सीजे ग्रेटर देन विल बी क्या होते हैं, 0। अगर सारे जेड जे माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते तो हमारा प्रश्न यहीं पे क्या हो जाता, खत्म। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाने की क्या नहीं थी, नीड नहीं थी। परंतु हम यहां पे देख रहे हैं कि ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब बात आती है कि इनमें से फिर कौन से को इनकमिंग वेक्टर बनाया जाए, कौन से को क्या बनाया जाए, इनकमिंग वेक्टर। तो इनकमिंग वेक्टर वो जेड जे माइनस सीजे या फिर वो वेरिएबल बनता है जो मोस्ट नेगेटिव होता है, जो क्या होता है, मोस्ट नेगेटिव, अधिक ऋणात्मक होता है। अब इसमें ये भी -1 और ये भी क्या, -1। तो किसी को भी इनकमिंग वेक्टर के रूप में क्या किया जा सकता है, चयन। किसी भी वेरिएबल का इनकमिंग वेक्टर के रूप में क्या किया जा सकता है, चयन। तो इसको एक बार के लिए हम क्या बोल देते हैं, इनकमिंग वेक्टर। इसको हमने क्या बोल दिया, इनकमिंग वेक्टर। किसी का भी चयन कर सकते थे आप, x2 वेरिएबल का भी चयन कर सकते थे और किसका, x1 का भी। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इनकमिंग वेक्टर। अब हमें निकालना होगा मिनिमम रेशियो, और मिनिमम रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इस डिसीजन वेरिएबल के अंदर डिवाइड करते हैं इस रो का, इस कॉलम का, इनकमिंग वेक्टर वाले कॉलम का। तो 2 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। 1 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1, और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इंफिनिटी। 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। अब हमें इनमें से मिनिमम रेशियो लेना होता है, और इनमें से मिनिमम रेशियो है ये, और इसके आगे लिख देते हैं आउट गोइंग वेक्टर, आउट गोइंग वेक्टर। इसके आगे कितना लिख देते हैं, आउट गोइंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर और आउट गोइंग वेक्टर के चयन करने के बाद हमें की एलिमेंट का क्या करना होता है, चयन। और की एलिमेंट इन दोनों के क्रॉस से बनता है। तो यहां से ऊपर जाओगे तो 1, और यहां से इधर आओगे तो कितना, 1। तो ये 1 बनेगा हमारा की एलिमेंट। और की एलिमेंट को इस प्रकार से स्क्वायर या फिर बॉक्स में क्या कर दिया जाता है, बंद, और ये हमारा क्या बन गया, की एलिमेंट। इस प्रकार से हमारी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल यहां पे क्या हो जाती है, फिनिश। और अब हम बनानी होगी कौन सी टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की कक्षाएं भी लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आप हमारे इस चैनल पे लगातार जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम एक बार रिपीट मोड में देखें, और हम इसके 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लगातार हमसे क्या रहें, जुड़े रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के लिंक को क्या करें, शेयर करें। अब बनाएंगे सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। एग्जाम में आप सेकंड सिंप्लेक्स टेबल जब बनाओ तो कोशिश यह है करना कि फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के नीचे ही क्या बने, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बने। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, इसको हटा देते हैं ना, ये थोड़ी जगह कम पड़ेगी हमारे पास। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, ये सी बी बी एक्स बी बी सी जे, ठीक इसी प्रकार से लिखना होता है। इस बी के ऊपर सी जे जाता है, सी बी बी एक्स बी बी सी जे। अब उतने वेरिएबल्स लेने हैं जितने टोटल वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x4 और x5। दो तीन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिखना भी आ जाएगा और ये टेबल बनानी भी आ जाएगी।
आपको एग्जाम हॉल में इनको स्केल से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हाथ से बनाएं इनको, स्केल से बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इनको, आप डायरेक्ट हाथ से बनाएं। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। अब इस सेकंड सिंप्लेक्स टेबल को कैसे फिल किया जाए? सबसे पहले हमें कोस्ट फिल करनी होती है। क्या फिल करनी होती है? कोस्ट। तो चाहे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बने, चाहे सेकंड बने, चाहे थर्ड बने, कोस्ट हमेशा क्या रहती है? सेम। कोस्ट ऑलवेज विल बी सेम। तो सीजे में कितनी आएगी? 1 0 0 0 0। ये सबसे पहले हमने क्या फिल कर दी? कोस्ट। ये सबसे पहले हमने क्या फिल की है? कोस्ट। अब बात आती है कि सबसे पहले आपको उन वेरिएबल्स का चयन करना है जो क्या बनाएंगे? यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यूनिट मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देखो, इनकमिंग वेक्टर तो कौन सा बन रहा है? x1। और आउटगोइंग कौन सा बन रहा है? x4। मतलब x4 को तो यहां से हटाना है और इसकी जगह क्या लेके आना है? x4 x1। इसकी जगह तो क्या ले आए? x1। और x3 की जगह x3 और x5 की जगह x5। इनकमिंग वेक्टर यानी कि x1 लेके आना है आउटगोइंग वेक्टर के स्थान पे, x4 के स्थान पे कितना लेके आना है? x1। यहां तक समझ दिया था। अब इनके रेस्पेक्ट में वही अल्फा 3, इसके रेस्पेक्ट में वही अल्फा 1 और इसके रेस्पेक्ट में वही अल्फा 5। और इनके रेस्पेक्ट में इनकी बढ़नी है कोस्ट। अल्फा 3 की कोस्ट कितनी है? अल्फा 3 की कोस्ट है x3 की कोस्ट 0, x1 की कोस्ट कितनी है? 1 और x5 की कोस्ट कितनी है? 0। इनके रेस्पेक्ट में बढ़नी होती है कोस्ट। अब बात आती है कि बाकी बॉक्स कैसे भरे जाएं। तो की एलिमेंट का सबसे पहले इस पूरी रो के अंदर क्या करना है? डिवाइड। की एलिमेंट का इस 1 में इस 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। इस 1 में इस की एलिमेंट का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। की एलिमेंट में भी की एलिमेंट का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। इस -1 में की एलिमेंट का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -1। 0 में की एलिमेंट का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। 1 में की एलिमेंट का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। और 0 में की एलिमेंट का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। अब हमें यह देखना है कि ये वो x हैं जो क्या बना रहे हैं? डिसीजन वेरिएबल, यानी कि बेसिक मैट्रिक्स क्या बना रहे हैं? x3 x1 और x5। यानी कि यहां पे तो 1 0 0 आना चाहिए, यहां पे 0 1 0 आना चाहिए और यहां पे 0 0 कितना आना चाहिए? 1। क्योंकि ये वही एक्स रहते हैं जो क्या बनाते हैं? बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं। और 3 की बेसिक मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स यही बनती है। 3 की बेसिक या यूनिट मैट्रिक्स ये बनती है। तो अब x1 में यहां पे 1 आ गया, यहां पे कितना आ गया? 1। तो हमें कैसे भी करके यहां पे तो लाना है 0 और इसके नीचे भी कितना लाना है? 0। क्योंकि बेसिक मैट्रिक्स में यहां पे अगर 1 आ गया तो ऊपर कितना आना चाहिए? 0 और यहां पे भी कितना आना चाहिए? 0। अब हमें कैसे भी जुगाड़ लगाते हुए यहां पे भी 0 लेके आना है और यहां पे भी कितना लेके आना है? 0। तो लास्ट में जब हम क्वेश्चन किए थे उसमें प्रतिबंध कितने थे? 2। तो 2 वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान रहता है। अब ये थोड़ा सा उससे टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें प्रतिबंध कितने हैं? 3। अब ऊपर कितने लेके आने हैं? 0। ऊपर 0 लाने के लिए पहले देखो यहां पे है कितना, इसकी जगह 1 है, इसकी जगह पहले कितना है? 1। और लाना कितना है? 0। तो मैं एक काम करूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं और ऊपर वाले में से क्या कर दूं? माइनस। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें पहले जितना है उससे क्या कर दूं? माइनस। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1। और पहले वाले 1 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो यहां पे कितना आ गया? 0। यहां पे कितना आ गया? 0। और हमें लाना भी कितना था? 0। अब ये सेम प्रोसेस लगाना है सभी के अंदर सेम प्रोसेस लगाना है। इस 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो कितना आएगा? 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से और पहले यहां पे है कितना? 2। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? -1। और माइनस कितने में से करोगे? 1 में से। तो 1 में से माइनस करोगे -1 तो कितना आ जाएगा? 2। 1 माइनस -1 तो ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 1 से। तो ये कितना आ जाएगा? 0 ही रहेगा। और माइनस कितने में से करोगे? 1 से। तो कितना आएगा? 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से कितना आएगा? 1। और माइनस कितने में से करोगे? 0 में से तो कितना आ जाएगा? -1। इस 1 को 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 1 से तो कितना आएगा? 0। और माइनस में कितने में से करोगे? 0 में से। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? 0। इस प्रकार से हमने ऊपर वाली पूरी रो भर दी। अब नीचे वाली, नीचे मुझे फिर से यहां पे कितना लाना है? 0। और देखो यहां पे है कितना?
यहां पे पहले से ही कितना है, 0 है, यहां पे पहले से ही कितना है, 0। तो एक काम करते हैं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको की वाली लाइन को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर क्या तो जोड़ना होगा, फिर क्या करना होगा, माइनस। इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0, और नीचे वाले में ऐड कर दो, तो 0 में 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 में 0 ऐड किया, कितना आ गया, 0। अब इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 0, और ऐड कितने में कर दोगे, 1 में, तो 1 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से, -1 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 0 से, और ऐड कितने में करोगे, 1 में, तो कितना आ जाएगा, 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो 0 और ऐड कितने में करोगे, 0 में, तो कितना आ जाएगा, 0। उस 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 0 में, और ऐड कितने में करोगे, इस 0 में, तो कितना आएगा, 0। उसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो कितना आएगा, 0, और ऐड कितने में करोगे, 1 में, तो कितना आ जाएगा, 1। देखो मैं चाहता तो इसमें आपको यह भी बता सकता था कि इसमें पहले से ही 0 है, इसको एज इट इज लिख दो, इस रो को एज इट इज लिख दो, परंतु इस एग्जाम्पल में के अकॉर्डिंग तो आपको एज इट इज लिखने से समझ में आ जाता, परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे ही आपको नया क्वेश्चन मिलता, आपको वहां पे दिक्कत होती। तो आप सेम प्रोसेस अप्लाई करना सीखें, पहले की वाली रो को किसी ना किसी वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और फिर ऊपर वाले में क्या तो जोड़ना होता है, और या फिर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सेम प्रोसेस सब क्वेश्चनों के अंदर क्या करनी है, अप्लाई। अब अगर x3, x1 और x5 के अंदर हमारी बेसिक मैट्रिक्स बन रही है, तब तो हमने सही बनाई है, और नहीं तो हमने क्या बनाई है, गलत। x3 के अंदर बनना चाहिए 1 0 0, x3 के अंदर बनना चाहिए 1 0 0, क्या 1 0 0 बन रहा है, बन रहा है। x1 के अंदर बनना चाहिए 0 1 0, 0 1 0 बन रहा है, बन रहा है। x5 के अंदर बनना चाहिए 0 0 1, कितना बन रहा है, 0 0 1। तो इसका मतलब हमने यहां तक टेबल क्या बनाई है, सही। और अगर ऐसा नहीं बनता तो हमारी टेबल क्या थी, गलत। तो हम ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आप चाहो तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, ZJ माइनस CJ। अब कैलकुलेट करेंगे ZJ माइनस CJ, और ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करने का वही तरीका, इस 0 को मल्टीप्लाई करो कितने से, इस 0 से, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 1 से, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 0 से, और माइनस क्या कर दो, कोस्ट। तो ये कितना आएगा, 0 + 1 + 0 -1, तो ये ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। अगला देखो, यहां पे देखो, इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 2 से, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, -1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 1 से, और इसमें माइनस कर दोगे कोस्ट, माइनस कोस्ट कितनी करोगे, -1, तो ये कितना आएगा, 0 -1, और ये प्लस का कितना, 0, और माइनस का 1, तो ये ओवरऑल कितना देगा, -2, कितना देगा, यहां पे कितना लिख देंगे, -2। अब मैं डायरेक्ट फिल कर रहा हूं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 1 से 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और कोस्ट माइनस करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1, और 1 में ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और कोस्ट माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। और इस प्रकार से हमने ZJ माइनस CJ क्या कर लिया, कैलकुलेट। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। अब ZJ माइनस CJ को ध्यान से देखो, ZJ माइनस CJ अगर हमारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते, तब तो हमें थर्ड सिंपलेक्स टेबल बनाने की कोई भी नीड नहीं थी, परंतु यहां पे हमारे ZJ माइनस CJ सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और 0 नहीं आ रहे हैं, ये -2 आ रहे हैं। तो इसको चयन करना है किस रूप में, इनकमिंग वेक्टर के रूप में। किसके रूप में चयन करना है इसका, इनकमिंग वेक्टर के रूप में। और अब हमें थर्ड सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए क्या बनाना होगा, मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स के अंदर इस कॉलम का क्या करते हैं, डिवाइड। तो 1 के अंदर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5। 1 के अंदर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5। नेगेटिव वाले का कभी भी डिवाइड होता नहीं है, तो यहां पे लगा दो डैश। कभी भी नेगेटिव अगर रहता है कॉलम का तो उसके अंदर मिनिमम रेशियो नहीं निकलता है कभी भी। और 1 के अंदर 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। 1 के अंदर 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। अब इनमें मिनिमम रेशियो देखो कौन सा है, मिनिमम रेशियो ये वाली है। इसके आगे लिख दो आउट गोइंग वेक्टर, आउट गोइंग वेक्टर।
यानी कि इनकमिंग वेक्टर तो बनेगा कौन सा, x2, और आउटगोइंग वेक्टर कौन सा बनेगा, x3। मतलब थर्ड सिंपलेक्स टेबल के अंदर x2 को तो लेके आना है और x3 को क्या करना है, बाहर। अब की एलिमेंट का चयन करो, यहां से ऊपर जाओ और उस तरफ से इधर आओ, तो क्रॉस में कौन सा है, 2, तो इसके आगे लगा दो बॉक्स, और ये हमारा है कौन सा एलिमेंट, की एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, की एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। अब हमें बनानी पड़ेगी थर्ड सिंपलेक्स टेबल। थर्ड सिंपलेक्स टेबल बनानी पड़ेगी। ये सिंपलेक्स मेथड के क्वेश्चन हालांकि लेंथी जरूर है, परंतु आप एक दो प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके 70 नंबर के पेपर के साथ साथ आपके 30 नंबर के इंटरनल असेसमेंट में भी हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं सोचें कि ये लेंथी क्वेश्चन है तो इनको छोड़ के चले जाएंगे। आपको इससे इंटरनल असेसमेंट में भी लॉस होगा और आपके पेपर में भी इससे क्या होगा, लॉस होगा। और इस कोई स्टूडेंट अगर किसी का पढ़ा हुआ कम भी है तो वो इस टॉपिक की मदद से अपनी तैयारी को क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है। अब बनाएंगे थर्ड सिंपलेक्स टेबल। अब हम बनाएंगे थर्ड सिंपलेक्स टेबल। थर्ड सिंपलेक्स टेबल। जितने आपके पास प्रतिबंध या जितने कंस्टेंट्स दिए हुए रहते हैं उतने आपको यहां पे रो बनानी है। ये थर्ड सिंपलेक्स टेबल बन चुकी है। अब इसके अंदर डेटा फिल करना है। सबसे पहले कॉस्ट फिल करो, तो कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है तो एज इट इज कॉस्ट लिख दो। ये हमने क्या लिख दी, कॉस्ट। उसके बाद उन वेरिएबल्स को फिल करना है जो क्या बनाएंगे, बेसिक मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेसिक मैट्रिक्स। तो ये बोल रहे हैं इनकमिंग तो किसको करो, x2 को, और आउटगोइंग किसको करो, x3 को। x3 को यहां से हटाना है और इसकी जगह क्या लेके आना है, x2, और बाकी एज इट इज x1 और x5। इसके रेस्पेक्ट में यहां पे आ जाएगा अल्फा 2, यहां पे आ जाएगा अल्फा 1, और यहां पे कितना आ जाएगा, अल्फा 5। इनके रेस्पेक्ट में इसकी कॉस्ट, x2 की कॉस्ट कितनी 1, x1 की कॉस्ट कितनी 1, और अल्फा 5 x5 की कॉस्ट कितनी 0। यहां तक समझ में आता है। उसके बाद जो की एलिमेंट बनता है उसका पूरी रो में क्या करना है, डिवाइड। और की एलिमेंट हमारा कितना है, 2। तो इस 2 का इस पूरी रो के अंदर क्या करना होगा हमें, डिवाइड। तो इस 1 के अंदर 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 1/2। कितना आएगा, 1/2। अब हमें यहां पे एक और ध्यान रखना है। अब जब 1/2 आ रहा है तो इसको 1/2 ही लिखना है, ना कि हमें 0.5 लिखना है। इसको p/q फॉर्म में ही लिखना होता है। इसको हम कितना लिखेंगे, 1/2 ही। आप इसको यहां पे 0.5 लिखने की गलती ना करें, इसको 1/2 ही रहने दें। 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। -1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -1/2, और 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब ये x2, x1 और x5 ये हमारे बना रहे हैं क्या, बेसिक मैट्रिक्स। x2, x1 और x5। अब बेसिक मैट्रिक्स बना रहे हैं तो 3 की इकाई सदिश, इकाई अवयव ये बनता है 3 का। 3 का इकाई अवयव यही बनता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब x2 के अंदर यहां पे आ चुका है कितना, 1।
यहां पे कितना आ चुका है 1, की एलिमेंट के स्थान पे यहां पे कितना आ चुका है 1। अब ये चाहता है कि नीचे कैसे भी करके कितना है 0, यहां पे भी 0 है और यहां पे भी कितना है 0, तो पहले यहां पे 0 लाने की कोशिश करते हैं, यहां पे कितना लाने की कोशिश करते हैं 0, जहां पे पहले है कितना -1 और लाना कितना 0, तो एक काम करते हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 0। अब ये सेम काम सब में लगाना है, इसको मल्टीप्लाई करो कितने से 1 से, तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/2 और जोड़ोगे कितने में 1 में, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3/2। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आएगा 0 और जोड़ोगे कितने में 1 में, तो 1 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 1। इसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे 1 से, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा 1/2 और जोड़ोगे कितने में 0 में, तो यहां पे पहले से 0 तो कितना आ जाएगा 1/2 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इस -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से -1 से 1 से, तो कितना आएगा -1/2 का -1/2 और जोड़ेंगे कितने में 1 में, तो 1 में कितना जोड़ोगे -1/2 तो कितना बना देगा ये 1/2, यहां पे कितना आ जाएगा 1/2। इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से 1 से, तो कितना आएगा 0 और जोड़ोगे भी कितने में 0 में, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। अब यहां पे हम 1 आ चुका 0 आ चुका 1 आ चुका 0 आ चुका, अब यहां पे कैसे भी करते हुए हमें लाना है कितना है 0। इसको ध्यान में रखते हुए बनाओ, इकाई मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, जहां पे लाना कितना है 0 और यहां पे पहले से है कितना 1, लाना 0 और पहले से है कितना 1, तो एक काम करते हैं वही की वाली रो को काम में लेना है, हमेशा की वाली रो को काम में लेना है, की एलिमेंट वाली रो को, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले में से क्या कर दें माइनस, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और इसमें से माइनस करोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब ये सेम काम सब में लगाना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1/2 और माइनस कितने में से करोगे 1 में से, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से 1 से, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0 और घटाओगे भी कितने में से 0 में से, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, ये भर चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से 1 से, तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 और माइनस कितने में से करोगे 0 में से, तो 0 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/2। इसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे 1 से, तो -1/2 और माइनस कितने में से करोगे 0 में से, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2। इसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे 1 से, तो 1 को 0 से करेंगे 0 और माइनस कितने में से करोगे 1 में से, तो कितना आ जाएगा 1। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमने थर्ड सिंप्लेक्स टेबल सही बनाई है क्या, तो x2 के अंदर बनना चाहिए 1 0 0, x2 के अंदर क्या देखो 1 0 0 बन रहा है, क्या बन रहा है। x1 के अंदर बनना चाहिए 0 1 0, x1 के अंदर 0 1 0 बन रहा है। x5 के अंदर बनना चाहिए 0 0 1, कितना बन रहा है 0 0 1। इसका मतलब हमने यहां तक थर्ड सिंप्लेक्स टेबल क्या बनाई है, एकदम सही बनाई है। अब हम ZJ - CJ कैलकुलेट करेंगे और अगर हमारे ZJ - CJ सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं तब तो हमें फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, नहीं तो हमें कौन सी टेबल बनानी पड़ेगी फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल। तो कैलकुलेट करते हैं ZJ - CJ, ZJ - CJ को क्या करते हैं कैलकुलेट। ZJ CJ कैलकुलेट करने का वही तरीका, इस 1 को मल्टीप्लाई करो इससे, 1 को इस 1 को मल्टीप्लाई करना है कितने से 0 से, इसमें जोड़ना है 1 को मल्टीप्लाई करते हुए कितने से 1 से, प्लस इसमें 0 को मल्टीप्लाई करते हुए कितने से 0 से, और माइनस करनी होती है कॉस्ट, माइनस क्या करनी होती है कॉस्ट, तो ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0, यहां पे कितना आ जाएगा 0। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको 0 से 0, इसको 0 से 0 1 और 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0। इसको 1 से 1/2 से करेंगे 1/2, इसको 1/2 से करेंगे 1/2, इसको 0 से करेंगे 0, तो 1/2 1/2 1 और कॉस्ट माइनस करेंगे 0 तो कितना आएगा 1। इसको -1/2 से करेंगे -1/2, इसको 1/2 से करेंगे 1/2, ये 0, 1/2 में -1/2 जुड़ेगा तो कितना बनेगा 0 और 0 में 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। इसको 0 से करेंगे 0, उसको 0 से करेंगे 0, इस 0 को इससे करेंगे 0 और तीनों को ऐड करेंगे तो भी 0 और कॉस्ट माइनस करेंगे तो भी 0। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे ऑल ZJ - CJ क्या तो 0 है और या फिर धनात्मक है या फिर कैसे हैं पॉजिटिव। ऑल ZJ - CJ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या
0। तो हमारे ZJ माइनस CJ सारे क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमें फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल बनाने की कोई नीड नहीं है, और फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनेगी तो हमें मिनिमम रेशियो निकालने की भी कोई नीड नहीं है। तो यहां पे लेकिन अभी प्रश्न खत्म नहीं होता है, अभी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हुए फाइनल वैल्यू क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो एक बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं फिर से लिखता हूं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हुए हम क्या बनाते हैं, इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, हमारी जो गिवन एलपीपी थी वो ये थी, मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू -x1 -x2। हमारी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा, ये हमारा क्या था, एलपीपी का क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारी एलपीपी का क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन जिसको बोलते हैं। तो इस मिनिमम जेड को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू -x1 की आपको जो वैल्यू लेनी है, इसको ध्यान से देखो, यहां से जो x1 की आप जो वैल्यू लोगे ना, x1 की आप वैल्यू लोगे कितनी, 3/2। x1 की वैल्यू कितनी लोगे, 3/2, माइनस x2 की वैल्यू कितनी लोगे, 1/2। x2 की वैल्यू कितनी लोगे, 1/2। मिनिमम ऑफ जेड, x1 की वैल्यू कितनी लेने वाले हो, x1 की वैल्यू लोगे कितनी, 3/2, और x2 की वैल्यू कितनी लोगे, 1/2। तो ये कितना आएगा, मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू -3/2 और -1/2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 -3 -1 -4/2। तो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा -2। कितना आएगा, -2। और ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो हमारा एलपीपी का फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है कितना, -2। ये जो बी रहते हैं ना, ये बी, ये हमारे फाइनल सॉल्यूशन रहते हैं। x1, अब इसमें x5 तो है नहीं, तो ये x5 वाली वैल्यू हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। x1 की कितनी, 3/2, और x2 की कितनी रहेगी, 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, -2। इस प्रकार से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन या फिर दूसरा एग्जांपल यहां पे क्या हो जाता है, फिनिश। अगली क्लास के अंदर इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन, ये स्लैक वेरिएबल के थे। किसके थे, स्लैक वेरिएबल के, जिसको हिंदी में न्यूनता पूरक चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूनता पूरक चर। अगली जो कल हमारी क्लास रहने वाली है, उसमें क्वेश्चन रहेगा सरप्लस वेरिएबल का। किसका क्वेश्चन रहने वाला है, सरप्लस वेरिएबल का, जिसको हिंदी में कहा जाता है आधिक्य पूरक चर। क्या कहा जाता है, आधिक्य पूरक चर। तो कल की क्लास में हम जो एग्जांपल लेंगे वो आधिक्य पूरक चर या फिर सरप्लस वेरिएबल का रहेगा। तो आज की हमारी यह क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की हम आपको कंटिन्यू बिल्कुल शिक्षा नीति के हिसाब से, बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से आपको कक्षाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से भी अपने डाउट क्या कर सकते हैं, क्लियर। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।